लास्ट टाइम हम लोगों ने जो सर्विस टैक्स में पढ़ा था वो इंट्रोडक्शन देखा था, क्यों मनमोहन सिंह या डॉक्टर राजा चेल्लिया सर्विस टैक्स को दायरे में ले आए। ग्रोथ हो रही थी सर्विस सेक्टर की इंडिया में और जीडीपी कंपैरेटिवली हाई रेशियो कंसिस्ट कर रहा था सर्विसेज का। और पहले हम लोग सेलेक्टिव अप्रोच को यूज़ करते थे, बट नाउ वी आर जस्ट स्टार्टेड टू यूजिंग कॉम्प्रहेंसिव अप्रोच। और ये इसके लिए आज तक कोई एक्ट नहीं बना है, ये फाइनेंस एक्ट 1994 के चैप्टर 5 से गवर्न होता है। क्यों भाई? चल, और इसका जो अथॉरिटी है, सबसे पहले कंट्रोलिंग सिस्टम जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, उसके बाद CBEC, उसके बाद चीफ कमिश्नर, उसके बाद कमिश्नर। चलें, मैंने बता दिया था ये हम लोग के 92C में अमेंडमेंट किया गया, एंट्री नंबर 92C डाली गई है कॉन्स्टिट्यूशन में ताकि टैक्सेस ऑन सर्विसेज चार्ज किया जा सके। लेकिन चूंकि आज तक कोई एक्ट पास नहीं हुआ है, इसलिए वो एंट्री अभी भी आधे में ही है, केवल पास होना बाकी है एक्ट का। जिस दिन सर्विस टैक्स एक्ट पास हो गया उस दिन एंट्री नंबर 92C इफेक्टिव हो जाएगी। लेकिन आज तक जो हम लोग सर्विस टैक्स चार्ज कर रहे हैं दैट इज इन अकॉर्डेंस विद द एंट्री नंबर 97। ये भी बात हो चुकी थी हम लोग की। जो सर्विस टैक्स लॉज होते हैं उसमें फाइनेंस एक्ट 1994 आपको सबसे पहले देखना है। प्रोविजंस के लिए, प्रोविजंस को कैरी आउट करने के लिए प्रॉपरली रूल्स बने हुए हैं। नोटिफिकेशन गवर्नमेंट टाइम टू टाइम इशू करती रहती है कि किन सर्विसेज को हमको एग्जेम्प्ट करना है। सर्कुलर्स, ऑफिस लेटर्स एंड एक्सप्लेनेशंस, ये हम लोग के आते रहते हैं CBEC द्वारा, और ऑर्डर्स आते हैं CBEC या गवर्नमेंट के द्वारा। और लास्ट है तुम लोग का ट्रेड नोटिसेस। चलें, रोल ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट हम लोगों ने देख लिया था। एडवाइजरी सर्विसेज यानी कंसल्टेंसी सर्विसेज देता है, अप टू डेट इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, पर्सनल रिप्रेजेंटेशन रखता है और सर्टिफिकेशन ऑन ऑडिट का काम भी करता है। इतनी चीज़ें अब तक हम लोगों ने सर्विस टैक्स में देखी थी। ठीक, आज से हम लोग का सर्विस टैक्स एज अ लॉ स्टार्ट होगा। अब तक हम लोग केवल बैकग्राउंड की बात कर रहे थे। 2 क्लासेस तो हम लोगों ने केवल किस पर देखी? केवल बैकग्राउंड की देखी। बट टुडे विल स्टार्ट सेक्शन 64। जरा देखें, पहले 4 लाइनें हम लोग पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या है फाइनेंस एक्ट 1994 में। फाइनेंस एक्ट 94 केम इनटू फोर्स फ्रॉम 1 जुलाई 1994। 1 जुलाई 94 से इफेक्टिव हुआ था। कब से इफेक्टिव हुआ था? 1 जुलाई 94 से। वाइड सेक्शन 64, सबसे पहला सेक्शन कौन था? चैप्टर 5 का सेक्शन 64। और उसमें लिखा था द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट एक्सटेंड टू द होल ऑफ द कंट्री एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। और ये इस पर हम लोग डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं कि पूरे इंडिया पर एप्लीकेबल होता है, जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर। और मैंने कहा था रीज़न मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। तो आज वो रीज़न जानने का दिन आया है कि क्यों जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ा गया। द लेवी अप्लाइज टू ऑल टैक्सेबल सर्विसेज प्रोवाइडेड। क्लियर? यानी कि इंडिया में, इंडिया की मीनिंग क्या है वी डोंट नो राइट नाउ। अभी तक हम लोग डेफिनेशन नहीं जानते हैं इंडिया में क्या क्या चीज़ें आती हैं। हाँ, हम लोग केवल इतना जानते हैं कि सर्विस टैक्स एप्लीकेबल होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट चार्ज करती है, स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिल करके काम होता है, और पूरे इंडिया पर एप्लीकेबल होगा लेकिन जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ करके। क्या है? सेक्शन 64 वाज द बेसिक सेक्शन, एक्सटेंड, commencement and application. Services provided in Jammu and Kashmir are not chargeable to tax. क्यों? लास्ट टाइम हमने ये भी बताया था कि अगर कोई बंदा जम्मू एंड कश्मीर में बैठा है और एक कोई दिल्ली में बैठा है, अगर कोई बंदा दिल्ली टू दिल्ली सर्विसेज दे रहा है तो वो सर्विस रिसिपिएंट से टैक्स कलेक्ट करेगा, सर्विस टैक्स प्रोवाइडर, और गवर्नमेंट को जमा कर देगा। यानी सर्विस प्रोवाइडर विल बी liable to collect the amount of service tax from the recipient in normal case, and the amount collected by the service provider will be deposited in the government account under the head central under the head service tax. In the case of Jammu and Kashmir,
अगर सर्विस प्रोवाइडर और सर्विस रिसीवर दोनों जम्मू एंड कश्मीर के हैं, नो एनी सर्विस टैक्स वुड बी चार्ज एट ऑल, कोई भी सर्विस टैक्स चार्ज नहीं होगा। मैंने कहा था डंडा जम्मू एंड कश्मीर के लोगों पर नहीं पड़ना चाहिए, तो अगर सर्विस रिसिपिएंट जम्मू एंड कश्मीर का है तो उससे हम सर्विस टैक्स कलेक्शन नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर दिल्ली का बंदा जम्मू एंड कश्मीर के सर्विस रिसिपिएंट यहाँ का है और सर्विस प्रोवाइडर यहाँ का है, क्या दिल्ली का सर्विस प्रोवाइडर जम्मू एंड कश्मीर के सर्विस रिसिपिएंट से कलेक्शन कर सकता है? नहीं कर सकता। अगर सर्विस प्रोवाइडर यहाँ का है और सर्विस रिसिपिएंट यहाँ का है तो क्या यहाँ पर सर्विस टैक्स अप्लाई होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि डंडा किसके ऊपर पड़ा? दिल्ली वाले के ऊपर, न तो जम्मू एंड कश्मीर। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। क्लियर है? Service provided in Jammu and Kashmir not liable to service tax since the provisions of the Finance Act 94 do not extend to Jammu and Kashmir. Services provided in the state of Jammu and Kashmir are not liable to service tax. बता दिया था। नीचे देखें लिखा है रीज़न, वो क्या कारण है, इसमें वो कंप्लीट रीज़न नहीं लिखा है। हुआ ये था जब सारे स्टेट्स को मर्ज किया जा रहा था आफ्टर इंडिपेंडेंस, जब देश आज़ाद हुआ था, सारे के सारे जो छोटे छोटे राज्य थे, स्टेट्स थे, जिन पर राजा महाराजा नवाबों की हुकूमत चलती थी, उन सबको मिलाया जा रहा था, यूनाइट इंडिया बनाया जा रहा था। तो उस समय जो राजा थे जम्मू एंड कश्मीर के, उन्होंने कहा कि ये स्वर्ग है, ये जन्नत है। क्या है? अगर हम इसको किसी दूसरे कंट्री के साथ या स्टेट के साथ मर्ज कर दे रहे हैं तो इसमें दूसरे लोगों की दखल अंदाजी शुरू हो जाएगी और हमारे सिटीजन्स का हक मारा जाएगा। बाकी सबको तो कलेक्ट कर लिया गया, चल तू भी इंडिया में मिल जा, चल तू भी इंडिया में आ जा, चल तू भी इंडिया में आ जा। मेरी बात समझना। लेकिन जब बात जम्मू एंड कश्मीर की हुई तो उन लोगों ने सीधे कह दिया हम डायरेक्टली तो मर्ज नहीं होंगे, यानी डिस्प्यूट अराइज हो गए। लेकिन मर्ज तो करना था, तो राजा वीर सिंह थे, माइट बी, तो राजा वीर सिंह ने सीधे कहा कि हम यहाँ पर मर्ज नहीं होने देंगे। तो कहा गया भैया नहीं, आराम से होगे तो बंदूक की नोक पर हो जाओगे, मर्ज तो होना पड़ेगा। उन्होंने कुछ शर्तें रखी, कहा कि ये जन्नत है, स्वर्ग है, यहाँ पर लोग पॉल्यूशन करेंगे, यहाँ के नागरिकों के राइट्स को छीनेंगे। तो हम एक काम जानते हैं, बाहर का कोई भी आदमी, यानी स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर के बाहर का कोई आदमी जम्मू एंड कश्मीर में ज़मीन ना खरीद पाए, यहाँ का परमानेंट रेजिडेंस न ले पाए। यहाँ का कहीं भी जा कर के ले सकता है, लेकिन वहाँ का यहाँ न ले पाए। और हमको कुछ अधिकार दिए जाए, उनको अधिकार दिए गए कुछ। कौन से अधिकार जरा देखें रीजन में। एज पर आर्टिकल 337 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एनी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट 370 of the constitution, any act of parliament applies to Jammu and Kashmir only the concurrence of state government। अंडरलाइन कर लें concurrence of state government, अंडरलाइन कर लें concurrence of state government। और मैंने तुम लोग को 3 लिस्ट बताई थी, पेज नंबर आपके 2 पर जरा देखें। लिस्ट 1 यूनियन लिस्ट, लिस्ट 2 स्टेट लिस्ट, लिस्ट 3 कंकरेंट लिस्ट। तो जम्मू एंड कश्मीर में कौन सी लिस्ट एप्लीकेबल होती है? कंकरेंट लिस्ट। तो जब लिस्ट वहाँ पर लिख दो लिस्ट 3, जहाँ पर कंकरेंस लिखा है पेज नंबर 6 पर, वहाँ पर लिख दो लिस्ट 3 ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे रीजन में। तो जब हम लोग कंकरेंस की बात करते हैं तो स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों की परमिशन जब तक नहीं मिलेगी तब तक कोई भी वहाँ पर एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। ये सिंपल सा रूल है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तो परमिशन यस में है, लेकिन वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट ने परमिशन ना में दी है। तो जब तक वो हाँ नहीं करेंगे तब तक वहाँ पर ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। अब क्लियर है? पक्की बात है? तो 37 को सबसे पहले 370 कर लें। एज पर आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एनी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट अप्लाइज टू जम्मू एंड कश्मीर ओनली द कंकरेंस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट सिंस नो सच कंकरेंस हैज बीन ऑब्टेन्ड इन रेस्पेक्ट ऑफ द एप्लीकेबिलिटी ऑफ फाइनेंस एक्ट 1994 द प्रोविजंस आर स्टिल नॉट एप्लीकेबल इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इज इट ओके? अब समझ में आई बात? अब तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। रीजन चल, सर्विसेज प्रोवाइडेड फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर आउटसाइड जम्मू एंड कश्मीर लायबल टू सर्विस टैक्स। बता दिया वो कहानी।
अगर यहाँ का बंदा यहाँ के बंदे को सर्विसेज देता है दिल्ली के, तो इससे सर्विस टैक्स ही वसूल करके गवर्नमेंट के अकाउंट में डिपॉजिट करेगा, बात समझना। लेकिन अगर यहाँ का बंदा यहाँ के बंदे को सर्विसेज देता है तो जम्मू एंड कश्मीर के बंदे पर सर्विस टैक्स नहीं चार्ज किया जाएगा, इवन दो दे आर द सर्विस रिसिपिएंट। चलें, लेवी ऑफ द सर्विस टैक्स, लेवी कहाँ होगी? इंडिया के अंदर कहीं भी आप सर्विसेज प्रोवाइड करोगे आपके ऊपर सर्विस टैक्स चार्ज होगा। क्लियर? देखें, लेवी ऑफ सर्विस टैक्स एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर एंड द इंडिया मीन्स। अब आप जानोगे इंडिया का मतलब क्या है। हम पूरा हिंदुस्तान तो नहीं बनाना जानते, लेकिन जो जानते हैं ये देखें, ये जहां हम लोग रहते हैं जमीन, लैंड एरिया, देखें पहला, द टेरिटरी ऑफ द यूनियन रेफर टू इन क्लॉज 2 and 3 ऑफ आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो हमारा लैंडमार्क बने हुए हैं वो। क्लियर? पक्की बात? चल, दूसरा, टेरिटोरियल वाटर, ये टेरिटोरियल वाटर क्या है? ये इसके बाहर तक एक्सटेंड करता है, 12 नॉटिकल माइल्स, 24 नॉटिकल माइल्स, ये सारी चीजें हैं। तो हिंदुस्तान केवल तुम लोग को यहां तक दिखता है, लेकिन यहां तक नहीं है, थोड़ा और है, पानी में भी है, बात समझना। यानी पानी का भी एरिया कवर किया हुआ है, सी बेड एरिया जिसको कहते हैं। ठीक? दूसरा, इट्स टेरिटोरियल वाटर कॉन्टिनेंटल शेल्फ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स और एनी अदर मैरीटाइम जोन एज डिफाइंड इन द टेरिटोरियल वाटर कॉन्टिनेंटल शेल्फ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एंड एनी अदर मैरीटाइम जोन्स एक्ट 1976। द सी बेड एंड द सब सॉइल अंडरलाइंग द टेरिटोरियल वाटर, इसके नीचे जो जमीन है वो भी हिस्सा। क्लियर है? द एयर स्पेस, हम यहां बैठे हैं, ऊपर से पाकिस्तान का जहाज गुजर गया, अरे वो अपना थोड़ी वो हवा में जा रहा है, अरे नहीं, वो भी हिंदुस्तान है। यहाँ जो आकाश है वो भी किसका है? हिंदुस्तान का है। इसके ऊपर से गुजरोगे तो वो हिंदुस्तान का एरिया कहलाएगा। क्यों? पक्की बात है ना। ऐसा थोड़ी आप किसी के भी एरिया में एंट्री कर जाओ, जहाज उड़ाने लगो, अरे आकाश है सबका है, हम ब्रह्मांड में घूम रहे हैं। नहीं घूम रहे हो, तुम हिंदुस्तान के ऊपर घूम रहे हो। देखो, द एयर स्पेस अबाउट इट्स टेरिटरी एंड द टेरिटोरियल वाटर, इसके ऊपर का जो भी हिस्सा होगा, हिंदुस्तान के जो लैंड है और वाटर एरिया है, इसके ऊपर का जो स्पेस का एरिया है वो भी किसका है? हिंदुस्तान का है। द इंस्टॉलेशन, ढंग से सुनना, अब इसमें आप कोई भी इंस्टॉलेशन, स्ट्रक्चर एंड वेसल लोकेटेड इन द कॉन्टिनेंटल शेल्फ ऑफ इंडिया एंड द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स ऑफ इंडिया फॉर द पर्पज ऑफ प्रोस्पेक्टिंग और एक्सट्रैक्टिंग और प्रोडक्शन ऑफ मिनरल ऑयल एंड नेचुरल गैस एंड सप्लाई देयरऑफ। अब होता क्या, देखते होगे तुम लोग न्यूज़ वगैरह में कि जो समुद्र के नीचे बनाई जाती हैं तेल निकालने के लिए, ऑयल गैस निकालने के लिए, वो सब क्या है? हिंदुस्तान का ही हिस्सा माना जाता है। वो हिंदुस्तान अपने ही एरिया में लगाएगा, वो एक्सक्लूसिव जोन्स हैं। ठीक है? यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बोलो। तो अभी तक हम लोगों ने आज क्या सीखा? सेक्शन 64, दैट वाज द बेसिक सेक्शन, जो बताता है कि सर्विस टैक्स होल इंडिया पर एप्लीकेबल होता है, केवल किसको छोड़कर? जम्मू एंड कश्मीर को। क्लियर है? जम्मू एंड कश्मीर में क्यों एप्लीकेबल नहीं होता? क्योंकि वहाँ पर कंकरेंस लिस्ट एप्लीकेबल होती है, कंकरेंट लिस्ट एप्लीकेबल होती है, लिस्ट नंबर 3। अब उस लिस्ट नंबर 3 के अकॉर्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट की हाँ हो गई, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने आज तक हाँ नहीं करी, जिसके कारण स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में अभी तक हमारा सर्विस टैक्स एप्लीकेबल नहीं हुआ है। और लेवी ऑफ सर्विस टैक्स होल ऑफ इंडिया, इंडिया का मतलब हमारा लैंड से है, इंडिया का मतलब टेरिटोरियल वाटर से है, वाटर के अंदर की जो सब सॉइल्स हैं उनसे भी है, और स्पेस एरिया भी है। क्लियर है? जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आज स्टार्ट होने वाली है, दैट इज़ योर मीनिंग ऑफ सर्विस। ढंग से सुनना, द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टर्म। काफ़ी सारी चीज़ें अकेले केवल यही एक डेफिनीशन क्लियर करेगी। बच्चे इसको रट्टा मारते हैं, रट्टा नहीं मारना, समझना है कि आखिर ये डेफिनीशन ऑफ सर्विस है क्या। फाइनेंस एक्ट 1994 पे कभी कोई सर्विस की डेफिनीशन थी ही नहीं। जब तक निगेटिव लिस्ट थी, पॉजिटिव लिस्ट थी, यानी कि सेलेक्टिव अप्रोच था, तब तक हम लोग डेफिनीशन नहीं जानते थे सर्विस की, क्योंकि वहाँ सर्विस मालूम थी, इन सर्विस पर लगेगा, इन सर्विस पर मिल लगेगा,
there was no any definition of services, but now after imposing the service tax under comprehensive approach, there was a need to introduce the definition of service, और उस definition of service को define किया गया है under section 65B subsection 44, section 65B subsection 44। इसमें definition दी हुई है किसकी? सर्विस की। और ढंग से सुनेंगे कि सर्विस की मीनिंग क्या। बहुत छोटी मीनिंग है, 4 से 5 लाइन की, लेकिन जब हम इसको डिफाइन करेंगे तो शायद आज के लेक्चर में भी कवर हो पाए। ठीक है, जरा ढंग से देखें। डेफिनेशन ऑफ सर्विस जो लिखा हुआ है 4-5 लाइनें मैंने आपको बता दी, पढ़ देते हैं। Earlier, under the selective approach of taxation services, the word service was nowhere defined in the Finance Act 1994. In the negative list approach of service, the definition of services paramount importance. In order to determine whether a person is liable to pay service tax, the first question is to be needed to get the answer is whether any activity undertaken by him comes under the purview of services or not. Yes or no? Consequently, section 65B subsection 44 has been introduced and define the term services. Clear है? फालतू की स्टोरी। सर्विस मीन्स क्या है? सर्विस मीन्स एनी एक्टिविटी फॉर कंसिडरेशन। वर्ड क्या लिखा है? Any activity for what? For consideration। अब फिर प्रॉब्लम आई, सर एक्टिविटी की मीनिंग बताइए, सर कंसिडरेशन की मीनिंग बताइए, मॉनिटरी या नॉन मॉनिटरी। फिर से एक लाइन में दो प्रॉब्लम कि एक तो एक्टिविटी को डिफाइन करना और दूसरा कंसिडरेशन को डिफाइन करना। बोलो। Any activity for consideration carried out by a person for another, carried out by a person for या to another। हाँ या ना? एक बंदा जो दूसरे किसी को सर्विसेज दे रहा है, मैं खुद को पढ़ाऊँ, इज इट सर्विस? अगर मैं खुद को पढ़ाऊँ क्या ये सर्विस है? नहीं है। एक लाइन लिख लें। एक्टिविटी शुड बी कैरिड आउट by a person for another person and not for one own self। मैं अपने आप को पढ़ाऊं और अपने आप को ही फीस दूं, मैं अपने आप को ही सर्विसेज दे रहा हूं, ये हमारे सर्विस के दायरे में नहीं आएगा। सर्विस हमेशा एक से दूसरे को, दूसरे से पहले को मिलनी जरूरी। तो एक्टिविटी शुड बी कैरिड आउट बाय ए पर्सन फॉर अनदर पर्सन, नॉट फॉर वन ओन सेल्फ। दैट्स इट। क्लियर है? एक बंदा अपने आप को सर्विसेज नहीं दे सकता। चले आगे। तो service means any activity for consideration carried out by a person for another, next, and includes a declared service, includes a declared service। तो एक चीज तो और लिख लें, नोट। declared service and मेगा एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन
आर नॉट द पार्ट ऑफ IPCC कोर्स। न तो CS एग्जीक्यूटिव में है, न तो IPCC कोर्स में। क्लियर? ये दोनों चीज़ें आपको कहाँ पढ़नी है? फाइनल में। तो डिक्लेयर्ड सर्विसेज एंड मेगा एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन हम लोग को नहीं पढ़नी। मेगा एग्जेम्पशन के बारे में हम पहले भी बोल चुके हैं। थर्ड, इंक्लूड्स व्हाट? डिक्लेयर्ड सर्विसेज। तो सर्विस इंक्लूड्स डिक्लेयर्ड सर्विसेज, जबकि नॉर्मली सर्विस मीन्स एनी एक्टिविटी फॉर कंसिडरेशन कैरिड आउट बाय अ पर्सन फॉर एनदर। दैट्स इट। कितना सिंपल डेफिनेशन है, बहुत ही सिंपल और सबसे छोटा डेफिनेशन। सर्विसेज मीन्स एनी एक्टिविटी फॉर कंसिडरेशन कैरिड आउट बाय अ पर्सन फॉर एनदर एंड इट इंक्लूड्स डिक्लेयर्ड सर्विसेज टू। दैट्स इट। पक्की बात। अब धीरे धीरे करके थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखिए, कुछ एक्सक्लूजन दिए हुए हैं, यानी सर्विस में अगर ये एक्सक्लूजन नहीं दिया होता, डेफिनेशन में ये एक्सक्लूजन नहीं दिया होता, तो शायद हम इन चीज़ों को भी सर्विसेज मान लेते। क्या करती हो? बिजनेस है सर्विस? कहो सर्विस, कहो सर्विस। वो सर्विस टैक्स के दायरे में नहीं आती है। सोचो, जॉब को क्या कहते हो? सर्विस कर रहे हैं ना। वहां एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है, उनको हम सर्विस के दायरे में नहीं लाते। यानी कि अगर एक एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, तो आप ये नहीं कहोगे कि सर्विस रिसिपिएंट एम्प्लॉयर है। क्यों? अब क्या करेगा एम्प्लॉय? अपने मालिक से कहेगा, मालिक सर्विस टैक्स दो, सैलरी भी दो और सर्विस टैक्स भी दो, हम बिल बना कर दे रहे हैं तुमको। ये हालत हो जाएगी। मालिक पेरोल बना कर नहीं देगा, एम्प्लॉय इनवॉइस बना कर देगा कि हमने आपको इतने की सर्विसेज दी। दे आर नॉट द प्रोफेशनल्स। एक प्रोफेशनल सर्विसेज और एक नॉर्मल सर्विसेज, दोनों में डिफरेंस समझो। क्लियर है? अगर हम उनको इस यहाँ से एक्सक्लूजन में नहीं डालते तो शायद वो भी सर्विस के दायरे में आ जाता। पक्की बात है। पेन खरीदने गए, दुकानदार ने कहा, आई एम सर्विस प्रोवाइडर, यू आर द सर्विस रिसीवर। जो मैं सर्विस दे रहा हूं उस पर टैक्स दो। अरे भैया, आप नॉर्मल ट्रेडिंग कर रहे हो सामान की नॉर्मल ट्रेडिंग कर रहे हो, वो कौन सी सर्विसेज हैं? उस सामान की खरीद बिक्री कर रहे हो। यू आर जस्ट ऑलरेडी गेटिंग बेनिफिट एंड दिस इज द ट्रेडिंग ऑफ द गुड्स एंड नॉट द प्रोवाइडिंग ऑफ द सर्विसेज। हाँ या ना? सामान खरीदना बेचना सर्विस के दायरे में आएगा। अगर यहाँ पर उसको एक्सक्लूड नहीं किया जाता तो शायद वो भी हमारी सर्विस के दायरे में आ जाता। तो दो चीज़ें तो समझ में आ गई। जरा देखते हैं कौन सी एक और चीज़ बची है। एक्सक्लूजन में एन एक्टिविटी विच कंस्टिट्यूट मेयरली फर्स्ट ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स और इमूवेबल प्रॉपर्टी। जमीन खरीदो बेचो, बिल्डिंग खरीदो बेचो, मशीनें खरीदो बेचो, फर्नीचर खरीदो बेचो, नॉर्मल सामान खरीदो बेचो, वो सर्विस के दायरे में नहीं आएगा। बोलो, नंबर 1 फिर से पढ़ते हैं। एन एक्टिविटी विच कंस्टिट्यूट मेयरली। अभी हम लोगों ने एक्टिविटी का मीनिंग समझा ही नहीं है, लेकिन कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो इस चीज़ को कंस्टिट्यूट करे, सामान को खरीदना और बेचना यानी ट्रेडिंग को, और दूसरा इमूवेबल प्रॉपर्टी की ट्रेडिंग को, बाय वे ऑफ सेल, गिफ्ट और इन एनी अदर मैनर। बाय वे ऑफ गिफ्ट, सेल और इन एनी अदर मैनर। ठीक है ना? एन एक्टिविटी विच कंस्टिट्यूट मेयरली द ट्रेडिंग। नंबर 1 लिख लो, ट्रेडिंग। नंबर 1 को आप ट्रेडिंग शॉर्टकट में लिख सकते हैं। सच ट्रांसफर, डिलीवरी और सप्लाई ऑफ एनी गुड्स, अंडरलाइन कर लें गुड्स पर, विच इज डीम्ड टू बी अ सेल, नॉट सेल, डीम्ड टू बी अ सेल, लिख लें डीम्ड सेल अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी संविधान के अनुसार अगर किसी चीज को मान लिया जाए कि ये सेल है तो वहां पर भी सर्विस टैक्स नहीं लगेगा।
सेल है किसका? गुड्स का सेल है, डीम टू बी अ सेल ऑफ गुड्स। तीसरा, और ट्रांजैक्शन इन मनी और एक्शनेबल क्लेम। एक बात बताओ, बैंक में पैसा जाओ जमा करो, सर्विस है? सर्विस तो है, लेकिन पैसा जमा करना और निकालना, इसको अलग करना जरूरी है। मैं तुमको लोन दे रहा हूं, यू आर द सर्विस रिसिपिएंट। अब मैं कहूंगा सर्विस टैक्स दो, मैं लोन ले रहा हूं या लोन दे रहा हूं? दोनों केस की बात कर रहे हैं। लोन लेना और लोन देना क्या सर्विस टैक्स के दायरे में आएगा? नहीं ना। बैंक से पैसा निकालना और बैंक में पैसा डालना, क्या वो सर्विस टैक्स के दायरे में आना चाहिए? नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। मैं इस दुकानदार के पास गया, बाहर चाय वाले के पास, मैंने उसको अपने 1000 रुपये का नोट दिया, मैंने कहा 100 का नोट दे दो हमको, क्या सर्विस हो गई? क्या टैक्स लग जाएगा उस पर? बताओ कौन तब चेंज करवा पाएगा? मार्केट में चेंज चाहिए, चेंज, हल्ला मच जाएगा, उसमें भी चेंज है कि नहीं? चेंज में भी चेंज, तो वो ना करो। ये ट्रांजैक्शन इन मनी है, ये ट्रांजैक्शन इन मनी है। मैं डिवेंचर खरीद रहा हूं या बेच रहा हूं, ये एक्शनेबल क्लेम होते हैं, नहीं माना जाएगा सर्विसेज। क्या क्या नहीं आता सर्विसेज में, आप अब खुद अलग करो। सर्विसेज डजंट इंक्लूड एनी एक्टिविटी विच कंस्टिट्यूट मेयरली, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो इन चीज़ों को शामिल करे। पहला, ट्रेडिंग ऑफ गुड्स और इमूवेबल प्रॉपर्टी। सेल डीम टू बी सेल अंडर द कंस्टिट्यूशन, deemed to be sale of goods under the constitution, and third, transaction in money or actionable claim। मैं 2 मिनट देता हूँ, सर्विस की डेफिनीशन और ये एक्सक्लूजन पूछूंगा सबसे। तो अब तक क्या जाना कि कोई भी सर्विस मीन्स एनी एक्टिविटी फॉर कंसिडरेशन carried out by a person for another but includes and also includes declared services, और वो CPT IPCC का पार्ट नहीं है। Activity should be carried out by a person to another and not for oneself या own self। क्लियर? इसमें से हम लोगों ने क्या चीज माइनस की या हटाई, एक्सक्लूजन की? पहला, स्पेशली देखो तो ट्रेडिंग ऑफ गुड्स और ट्रांजैक्शन इन मनी। ठीक, तो ट्रेडिंग ऑफ गुड्स एंड ट्रांजैक्शन इन मनी को हटाया गया। दूसरा, अ प्रोविजन ऑफ सर्विसेज बाय एन एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉयर इन द कोर्स ऑफ और इन रिलेशन टू हिज एम्प्लॉयमेंट। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है तो एम्प्लॉय ये नहीं कह सकता कि यू आर द सर्विस रिसीवर और एम्प्लॉय सर्विस प्रोवाइडर, और ऐसा नहीं होगा कि एम्प्लॉय मालिक से सर्विस टैक्स चार्ज करे और गवर्नमेंट के खाते में जमा करे। उसको बिल्कुल ही सर्विस टैक्स के दायरे से क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। थर्ड, फी टेकन इन एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल एस्टेब्लिश्ड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। आप जो कोर्ट कचहरी में फीस वगैरह जमा करते हो, कोर्ट वगैरह में, स्टैम्प वगैरह में, स्टैम्प के तौर पर या नॉर्मल फीस रसीद कटवाते हो, वहाँ पर भी उसको सर्विस नहीं माना जाएगा, वो भी किनारे रखो। तो 3 चीज़ें, एक तो गुड्स, ट्रांजैक्शन इन मनी, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय एंड कोर्ट, इनको तो सर्विस मानना ही मत। ये सर्विस टैक्स के दायरे में आएंगे ही नहीं, क्योंकि सर्विस की डेफिनेशन इनको कवर करती ही नहीं है। ट्रेडिंग ऑफ गुड्स, ट्रांजैक्शन इन मनी, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप, और लास्ट है कोर्ट फीस। ठीक, कुछ एक्सप्लेनेशंस दी हुई हैं, जरा देखते हैं क्या है वो एक्सप्लेनेशंस। नंबर 1, फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट्स। अब आपको एक डाउट होगा, क्या MLA, MLC, मेंबर ऑफ पंचायत, मेंबर ऑफ म्यूनिसिपैलिटी
एंड द मेंबर ऑफ एनी अदर लोकल अथॉरिटी। हाँ या ना? क्या उन पर सर्विस टैक्स एप्लीकेबल होगा? क्योंकि न तो वो एम्प्लॉय हैं न तो वो एम्प्लॉयर हैं, लेकिन सैलरी पाते हैं गवर्नमेंट से, बट दे आर नॉट टू बी ट्रीटेड एज एम्प्लॉय। अब आप कहो सर वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय नहीं होते तो उनको ले आ दो, तो अब डाउट दूर करो, उनको भी जो सैलरी मिलती है उनको भी किसके दायरे से हटा दिया गया? सर्विस टैक्स के। क्यों? समझ में आया क्या बोला मैंने अभी? कि एमएलए एमपी छोड़ दोगे क्या? मेंबर जो होते हैं एमपीज को छोड़ दोगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो भी एमपी, एमएलए, एमएलसी, मेंबर ऑफ पंचायत, लोकल अथॉरिटी के मेंबर्स, इन सबको हटा दिया गया है। इनके ऊपर कोई सर्विसेज देने पर सैलरी जो पाते हैं उनको भी यहाँ से हटाया गया है। तो इसको तो अलग से दिमाग में बैठाने की ज़रूरत ही नहीं है, वो तो उसी पे ही कवर हो गया। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप मान लो उसी में ही आते हैं, ठीक है ना? जो एमपी एमएलए होते हैं वो क्या होते हैं हमारे? चलो आगे चले। द ड्यूटीज परफॉर्म्ड बाय एनी पर्सन हु होल्ड्स एनी पोस्ट इन परसुएंस ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन दैट कैपेसिटी। देखते होगे चेयरपर्सन वगैरह किसी कमेटी के मेंबर बन जाते हैं, चेयरपर्सन बन जाते हैं। कोई जांच आयोग बैठा दिया गया, अब उसमें जज को बैठा, रिटायर्ड जज को बैठा दिया गया, उसको पेंशन तो मिलती है, लेकिन उस जांच कमेटी का अध्यक्ष बनाने पर भी उसको कुछ रिमनरेशन मिलेगा। तो ऐसे लोगों को जिनको कॉन्स्टिट्यूशन के तहत पेमेंट दिया जा रहा है उनको भी हम सर्विस टैक्स के दायरे से बाहर रखेंगे। द ड्यूटीज परफॉर्म्ड बाय एनी पर्सन एज अ चेयरपर्सन और अ मेंबर और अ डायरेक्टर इन अ बॉडी एस्टैब्लिश्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी एंड हु इज नॉट डीम्ड टू एन एम्प्लॉय बिफोर कमेंसमेंट ऑफ दिस सेक्शन। जिसको हम एम्प्लॉय नहीं मानते, बावजूद इसके उनकी सर्विसेज के अगेंस्ट अगर कोई गवर्नमेंट उनको पेमेंट करती है तो क्या माना जाएगा? सर्विस टैक्स के दायरे से बाहर रखा जाएगा। यानी कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग लॉ है, लॉ के अकॉर्डिंग हम किसी पर्सन को पेमेंट करते हैं, चाहे चेयरपर्सन हो चाहे मेंबर हो, उनको भी सर्विस टैक्स के बाहर रखा जाएगा। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप, उसको भी हम लोग सर्विस टैक्स के बाहर रखेंगे। कुल मिला करके देखो तो कुल 4 चीज़ें आई अब तक। अगर समरी की बात करें तो टोटल मिलाकर 4 चीज़ें आई। ट्रेडिंग इन गुड्स सर्विस टैक्स के बाहर, ट्रांजैक्शन इन मनी सर्विस टैक्स के बाहर, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप सर्विस टैक्स के बाहर, कोर्ट फीस सर्विस टैक्स के बाहर। बात खत्म। जो भी हम लोगों ने एक्सक्लूजन पढ़ा और एक्सप्लेनेशन 1 तक यही रिजल्ट निकला। एक्सप्लेनेशन नंबर 2 आपको ट्रांजैक्शन इन मनी के बारे में बता रहा है और मैंने वो आपको पहले ही बता दिया है। ट्रांजैक्शन इन मनी के बारे में हमने आपको पहले ही बता दिया, जरा देखते हैं क्या है। एक्सप्लेनेशन नंबर 2, फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्लॉज ट्रांजैक्शन इन मनी शैल नॉट इंक्लूड एनी एक्टिविटी। सर्विस में अगर सर्विस टैक्स के दायरे में आना है तो एक्टिविटी वर्ड आएगा ही आएगा, ठीक है। चलो, फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्लॉज ट्रांजैक्शन इन मनी शैल नॉट इंक्लूड एनी एक्टिविटी रिलेटिंग टू द यूज ऑफ मनी। यूज ऑफ मनी, पैसा देना पैसा लेना, लोन देना लोन लेना, चेंज करवाना, यूज ऑफ मनी। और इट्स कन्वर्जन बाई कैश, आप इसको क्या करवा रहे हो? कन्वर्जन करवा रहे हो कैश में। और बाई एनी अदर मोड फ्रॉम वन फॉर्म करेंसी और डिनोमिनेशन। डिनोमिनेशन का मतलब वही होता है 1000 की करेंसी को 10-10 में कन्वर्ट करवाना, 100-100 में कन्वर्ट करवाना। डिनोमिनेशन मतलब क्या होता है? अगर मैं कहूँ ये मेरे पास 1000 रुपये का नोट है, देन द डिनोमिनेशन ऑफ द करेंसी इज ऑफ ₹1000। अगर अब मैं कहूँ कि इसको 100-100 में कन्वर्ट कर दो तो मैं कह रहा हूँ आपसे कि 100-100 की डिनोमिनेशन में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। टू अनदर फॉर्म करेंसी और डिनोमिनेशन फॉर विच अ सेपरेट कंसिडरेशन इज चार्ज्ड। जरा ढंग से देखें। ट्रांजैक्शन इन मनी मीन्स, ट्रांजैक्शन इन मनी, कुछ एग्जाम्पल दे दें, बोलो। नंबर 1,
amount deposited or withdrawn from where? बैंक. दिस इज योर एग्जाम्पल. ये दो तरह की लिस्ट बनती हैं, एक इंक्लूसिव लिस्ट बनती है, एक एक्सक्लूसिव लिस्ट बनती है. अभी मैं बता रहा हूं, थोड़ी देर बाद याद करना कि ये इंक्लूसिव लिस्ट क्या है और ये एक्सक्लूसिव लिस्ट क्या है. एडवांसिंग लोन और बोरो टू और फ्रॉम एनी अदर person. Third, conversion of rupee 1000 note into rupee 100 notes without charging कमीशन. अच्छा, ये जो रास्ते पर बैठे होते हैं, यहाँ देखो तो लिखा रहता है कि कटे फटे पुराने नोट बदले जाते हैं, लिखा रहता है ना, जिनको हम कहते हैं मनी चेंजर. लिखा रहता है ना मनी चेंजर. आप कहते हो ये लो 1000 का फटा नोट हमें दूसरा दे दो, कहता है भैया हम 950 रुपये ही वापस करेंगे, 50 रुपये आपके फटे हुए नोट का काट लेंगे. दिस इज द कमीशन विच इज ही इज गोइंग टू चार्ज फ्रॉम अस. इट मीन्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ही इज गेटिंग कमीशन. भले ही कमीशन का नाम दो या ना दो, लेकिन यहाँ पर हम अगर चाय वाले से अपने 1000 रुपये का फुटकर मांगने जाते हैं, वो सर्विस टैक्स के दायरे में नहीं आएगा. लेकिन वही 1000 रुपये के नोट से मनी चेंजर से चेंज करवाते हैं, जिसके बदले वो क्या करता है, कमीशन चार्ज करता है, तो सर्विस टैक्स के दायरे में आ जाएगा. बोलते क्यों नहीं? नोट कर लें ये तीनों एग्जाम्पल. ठीक, पक्का आगे बढ़ सकते हैं. चलें, एक्सप्लेनेशन नंबर 3. छोड़ दें, एक्सप्लेनेशन नंबर 4 देखें जरा. A person carrying on a business through a branch or an agency or representational office in any territory shall be treated as having an establishment in that territory. मैंने अपने क्लास की एक ब्रांच कहीं दूसरे स्टेट में या किसी दूसरे सिटी में सेटअप डाल दिया. मैंने कहा वो ब्रांच है, ये हेड ऑफिस है, तो मान लिया जाएगा कि आपका इस्टेब्लिशमेंट उस पर्टिकुलर टेरिटरी में है. क्लियर है? पक्की बात. द वर्ड एक्टिविटी इज अ टर्म. अभी तक सर हम लोगों ने एक्टिविटी को तो बताया ही नहीं, बार बार आप बोल रहे हैं शुरू से, जब से सर्विस की डेफिनेशन शुरू हुई, एंड एक्टिविटी फॉर कंसिडरेशन, शुरुआती वहीं से हुई. और जब भी आप बात कर रहे हो एक्टिविटी एक्टिविटी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्टिविटी, कहीं पर भी डिफाइंड नहीं है. तो क्यों ना हम इसको नॉर्मल कॉनोटेशन में यूज करें कि एक्टिविटी का मतलब होता क्या है. पक्की बात है ना. जरा देखें, द वर्ड activity is a term with very wide connotation. It has not been defined in the Finance Act 94 anywhere. Now in the normal sense the activity include, activity क्या क्या शामिल होगा, act done, act done, आपने कोई काम किया वो एक्टिविटी है. जाओ बेटा पानी ले आओ, एक्टिविटी है. लेकिन फ्री में लाओगे तो सर्विस नहीं है. पैसा लोगे, हाँ है, एन एक्ट डन. क्यों नहीं है? एक बाप ने अपने बेटे से बोला, नहीं बेटा अपने बाप से बोला
पिताजी पिताजी मैं बैठा हूँ, जरा पानी पिला दो। क्या पिला दो? क्या तुम लोग अपने पापा से ऐसे बात करते हो? पापा पानी पिला दो? पॉसिबल है? अरे साल 2 साल का बच्चा हो, 3 साल 4 साल 5 साल का बच्चा हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई बच्चा अपने पापा से बोले, अगर हम अपने पापा से ऐसे बोलते, सोचो मेरी क्या हालत होती। तुम सब लोगों को मान लो, मैं दुनिया जानती है कि खूब मार पड़ती थी। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे बड़ों से बात नहीं कर सकते। लेकिन वो बच्चे ने बोला पापा पापा पानी पिला दो। नालायक, हमसे पानी मांगता है, तुझे मुझे पानी पिलाना चाहिए, तू हमसे पानी बोलता है। अरे पापा गुस्सा क्यों होते हो, पानी पिला दो ना, नाराज़ होने वाली क्या बात है। बेटा इतना मारूंगा, पापा पिला दो ना प्लीज़, जा रहा हूँ डंडा ले आ रहा हूँ। डंडा ला रहे हो, साथ में पानी भी लेते आना। तो कुछ आलसी लोगों की बात होती है, तो पानी से याद आया था। एन एक्ट डन, कोई भी आप काम करो तो क्या है? अ वर्क डन, चाहे एक्ट या वर्क डन। अ डीड डन, कोई एग्रीमेंट हुआ था। एन ऑपरेशन कैरिड आउट, कोई काम पूरा किया गया। एग्जीक्यूशन ऑफ एन एक्ट, सर सबका मतलब तो एक ही निकल रहा है। हाँ, अ वर्क डन, ऑपरेशन कैरिड आउट, डीड डन, वर्क डन, एग्जीक्यूशन ऑफ एन एक्ट, प्रोविजंस ऑफ अ फैसिलिटीज एक्सेट्रा। नीचे की जो लाइन लिखी है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक्टिविटी कुड बी एन एक्टिव एक्टिविटी और अ पैसिव एक्टिविटी, बोथ। यानी एक्टिविटी में एक्टिव और पैसिव दोनों एक्टिविटीज शामिल होती हैं। बोलो, ये एक्टिव एक्टिविटी क्या है? ये एक्टिव एक्टिविटी। और ये पैसिव एक्टिविटी क्या है? बोलो। एक्टिव एक्टिविटी जैसे इस समय मैं कर रहा हूं, दिस इज योर एक्टिव, दिस इज माइन एक्टिव एक्टिविटी, है कि नहीं? पक्की बात है। और तुम में से कुछ लोग ध्यान लगाकर सुन रहे हैं, वो भी एक्टिव एक्टिविटी है। और कुछ लोग नहीं, कुछ लोग यहां तो हैं लेकिन सुन नहीं रहे, वो पैसिव एक्टिविटी है, केवल मुंह हिला रहे हैं। समझ में आया? हाँ समझ में आया। तो एक्टिव और पैसिव, पैसिव का मतलब हम किसी कंसीडरेशन, आपसे कोई पैसा चार्ज है, पैसिव एक्टिविटी का, जो डायरेक्ट वर्क डन नहीं है, जो इनडायरेक्ट वर्क डन है। क्लियर है? कुछ इस तरह से बिहेव करना है, करने का पैसा लेना, बिहेव करने का, एक्टिविटी नहीं कि बैठे रहे। तुम शांत होकर के बैठे रहे ना, बस मैं काम कर दूंगा, तुम्हें तुम्हारा कमीशन मिल जाएगा, शांत होकर बैठे रहे, पैसा मिल गया, पैसिव एक्टिविटी। क्लियर? चलो, द कंसिडरेशन एज, अब कंसिडरेशन का मतलब सर वर्ड जरा ढंग से देखो। पहला मैंने लाइन क्या लिखा था? एनी एक्टिविटी फॉर कंसिडरेशन। तो एक्टिविटी का मतलब हम लोग जान गए, एन एक्ट डन, अ वर्क डन, डीड डन, प्रोविजंस ऑफ फैसिलिटी, एग्जीक्यूशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट और ऑपरेशन डन। ये सारी चीजें क्या? एक्टिव एक्टिविटी। एक्टिविटी चाहे एक्टिव हो, एक्टिविटी चाहे पैसिव हो, ये भी हम लोग समझ गए, हाँ या ना? अच्छा सर, एनी एक्टिविटी फॉर कंसिडरेशन, कंसिडरेशन का मतलब तो आपने अब तक बताया ही नहीं, तो ठीक है सुनते हैं कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है। कंसिडरेशन का मतलब मैं तुम लोग को पढ़ा रहा हूं। मैंने कहा फीस लगेगी, तुम लोगों ने कहा कितनी? मैंने कहा 10,000। ढंग से सुनना, तुम लोग 10,000 ला करके मेरे पास जमा कर रहे हो। एक बच्चे ने कहा सर मेरे पास दाल है। क्या है? दाल है, चावल है, गेहूं है, हम वो आपको दे देंगे, पैसा नहीं दे पाएंगे। मैंने कहा वो दे दो। क्या वो कंसिडरेशन है? हाँ, मॉनिटरी और नॉन मॉनिटरी दोनों कंसिडरेशन हो सकता है। मॉनिटरी एंड नॉन मॉनिटरी दोनों कंसिडरेशन हो सकता है। कितने कंसिडरेशन हो सकते हैं? मॉनिटरी एंड नॉन मॉनिटरी। सुने, द कंसिडरेशन एज गिवन इन सेक्शन 2D ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अब आपको भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 के हिसाब से जो डेफिनीशन दी गई है अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन डी में, वी हैव टू रिलाई ऑन दैट डेफिनीशन। क्लियर? उस डेफिनीशन में कंसिडरेशन का मीनिंग लिखा है, जरा देखें।
when at the desire of the promiser the promisee, क्यों कि तुम लोग प्रॉमिसर हो, मैं प्रॉमिसी हूं, हम प्रॉमिसर हैं और तुम लोग प्रॉमिसी हो. When at the desire of the promiser the promisee or any other person has done or abstained from doing, कुछ काम करना या काम करने से मना करना, और does or abstain from doing, या करता है या करने से मना करता है. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आ गया. डू और डज कहाँ लगता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में. और promises to do or abstain from doing something, या कर रहा है या करने से मना कर रहा है. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया. Such act or abstinence or promise is called a consideration of the promise. Promise के against consideration है. Consideration must be for each other. मैं प्रॉमिसर हूं, तुम लोग प्रॉमिसी हो, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, तुम लोग के पॉइंट ऑफ व्यू से तुम लोग प्रॉमिसर हो, मैं प्रॉमिसी हूं. मैंने कहा मैं पढ़ाऊंगा, आई एम द प्रॉमिसर, और तुम लोग प्रॉमिसी हो कि तुम लोग मुझे क्या दोगे? फीस दोगे. मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से. तुम लोग के पॉइंट ऑफ व्यू से तुम लोग क्या हो? प्रॉमिसर हो. तुम लोग फीस दोगे और मैं प्रॉमिसी हूं, मैं वचन देता हूं कि मैं पढ़ाऊंगा. अब क्लियर हुआ? बोथ ऑफ वी आर प्रॉमिसर एंड प्रॉमिसी फॉर ईच अदर. कंसिडरेशन मस्ट बी फॉर ईच अदर. अब क्लियर है? चलें. इन अदर वर्ड्स, कंसिडरेशन मीन्स एवरीथिंग रिसीव्ड और रिकवरेबल इन रिटर्न फॉर अ प्रोविजन ऑफ सर्विसेज विच इंक्लूड्स मॉनिटरी एंड नॉन मॉनिटरी कंसिडरेशन. चाहे आपको तुरंत मिले चाहे बाद में मिले. क्लियर है? इसमें कहीं कोई डाउट हो तो बोलो. पक्की बात? तो आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा, जरा एक बार रिकैप करते हैं. डेफिनीशन देखी सर्विसेज की. कहा गया था कि निगेटिव लिस्ट में डेफिनीशन की ज़रूरत थी, लेकिन पहले जो सेलेक्टिव अप्रोच था वहाँ डेफिनीशन की ज़रूरत नहीं थी. पहली चीज़ तो सर्विस की डेफिनीशन हम लोगों ने देखी. पहले तो ये देखा कि स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं लगता है, सेक्शन 64. फिर सेक्शन 65B44 यानी 44 में हम लोगों ने देखा डेफिनीशन ऑफ सर्विस. सर्विस मीन्स एनी एक्टिविटी फॉर कंसिडरेशन, एनी एक्टिविटी फॉर कंसिडरेशन provided by one person to another and includes declared services. Activity का मतलब act done, work done, deed done, execution, provisions, operation. That's it. Clear? Consideration, any activity for consideration. Consideration का मतलब monetary as well as non monetary. और कंसिडरेशन के लिए हमको डेफिनीशन देखनी पड़ेगी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 2 सब सेक्शन डी में. क्लियर है? फिर आगे हम लोग आए. सर्विसेज में कुछ चीज़ें हटाई गई, एक्सक्लूड की गई. पहली चीज़ एक्सक्लूड की गई ट्रेडिंग ऑफ गुड्स, डीम टू बी सेल ऑफ गुड्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, ट्रांजैक्शन इन मनी, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप, इन चीज़ों को, कोर्ट फीस, इन चीज़ों को क्या किया गया? सर्विसेज के दायरे से हटाया गया. डाउट्स को दूर करने के लिए गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के लेजिस्लेशन या लॉ के अकॉर्डिंग अगर कोई पर्सन की अपॉइंटमेंट हुई है, एवन MP, MLA, MLC वगैरह की भी, तो उनको उनकी सर्विसेज के बदले दिए जाने वाले अमाउंट्स को भी हम लोग यहाँ पर शामिल नहीं करते. वो चीज़ बिल्कुल साइड कर दिया. इसके बाद इंडिया की डेफिनीशन देखी थी. इंडिया का जो आपका हिस्सा होता है लैंड का, वो यूनियन टेरिटरी. दूसरा वाटर. तीसरा सी बेड एंड सब सॉइल, एवन स्पेस, ये सारे इंडिया के हिस्से माने जाते हैं. और तो अभी तक कुछ देखा नहीं शायद. चल, मॉनिटरी कंसिडरेशन जरा देखें. मॉनिटरी कंसिडरेशन मीन्स एनी कंसिडरेशन रिसीव्ड इन द फॉर्म ऑफ मनी. अंडरलाइन कर लें, जो मुझे आप कैश देते हो फीस के फॉर्म में, वो हमारा कहलाता है चेक के फॉर्म में, वो सब क्या कहलाता है? कंसिडरेशन इन टर्म्स ऑफ मनी, मॉनिटरी कंसिडरेशन.
मनी मीन्स, मनी का मतलब है लीगल टेंडर, चेक, प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, लेटर ऑफ क्रेडिट, पे ऑर्डर, ट्रेवलर्स चेक, मनी और हेल्ड फॉर इट्स नॉमेनक्लेचर वैल्यू। जरा देखें, न्यूमिस्मेटिक वैल्यू, सॉरी। सेकंड, नॉन मॉनिटरी कंसिडरेशन। नॉन मॉनिटरी कंसिडरेशन, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मैंने क्या कहा, तुम लोगों ने फीस के बदले हमें क्या दिया, यही सब दोगे। रिफ्रेनिंग और फोरबियरिंग टू डू एन एक्ट इन रिटर्न फॉर द प्रोविजन ऑफ सर्विस। अंडरलाइन कर ले, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, एग्जाम में हो सकता है आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ ले। फोरबियरेंस ऑफ एनी एक्ट, आप किसी काम को करने से मना करते हो और उसके अगेंस्ट आपको कोई अमाउंट मिलता है, ठीक है। टॉलरेटिंग एन एक्ट, किसी चीज को सहना, और अ सिचुएशन इन रिटर्न फॉर प्रोविजन ऑफ अ सर्विस। शरीर में आग लगाकर कुएं में छलांग लगाना, पैसा मिलेगा, सर्विस है ना, बिल्कुल है। क्यों क्यों भाई, क्यों नहीं है? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है, तब बोलो। अच्छा, पानी लगा करके आग में कूदना। डूइंग और एग्रीइंग, डूइंग और एग्रीइंग टू डू एन एक्ट इन रिटर्न फॉर प्रोविजन ऑफ सर्विस, एग्जाम्पल ऑफ नॉन मॉनिटरी। रोहित एग्री टू ड्राई क्लीन शोभित क्लोथ एंड इन रिटर्न शोभित एग्री टू क्लिक रोहित फोटोग्राफ। दोनों एक दूसरे के लिए कोई काम करते हैं, मैं तुम्हारे कपड़े धोऊंगा, तुम मेरे फोटो खींचना। अब कपड़े धोते हुए फोटो खींचना या कपड़े धोने के बाद फोटो खींचना, बात की बात है। सागर एग्रीज नॉट टू ओपन ड्राई क्लीन शॉप नरेश के घर के बगल में या नरेश के बिजनेस के घर के बगल में। मेरे मोहल्ले में एक कोचिंग इंस्टीट्यूट चलती है, मैं भी वहाँ, मैंने सोचा इंस्टीट्यूट डाल दूँ, मैंने बोर्ड लगाया, अगले दिन पड़ोसी आया, भाई साहब यहाँ से चले जाओ ना, आप ये ले लो 5 लाख रुपए, यहाँ मत लगाओ, तो वो भी है। एंड रिटर्न नरेश एग्री नॉट टू ओपन कोचिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है, बात समझ में आई या नहीं। थर्ड, पुष्कर एग्रीज टू डिजाइन भारत हाउस एंड इन रिटर्न भारत एग्री नॉट टू ऑब्जेक्ट टू कंस्ट्रक्शन ऑफ पुष्कर हाउस इन हिज नेबरहुड। दोनों ने एक दूसरे के लिए कोई ना कोई काम किया। आकाश एग्री टू कंस्ट्रक्ट 3 फ्लैट्स फॉर भोला ऑन लैंड ओन्ड बाय भोला एंड इन रिटर्न भोला एग्री टू प्रोवाइड 1 फ्लैट टू आकाश। मैंने अपने पड़ोसी से कहा, तुम्हारे पास इतनी जमीन है, घर क्यों नहीं बनवाते? कहता है पैसा नहीं। मैंने कहा मेरे पास पैसा तो है, जमीन नहीं है, चलो मैं तुम्हारे घर पर जमीन पर घर बनवा देता हूँ, 1 फ्लैट हमको दे देना, हो गया सर्विसेज। ये नॉन मॉनिटरी कंसिडरेशन, क्लियर है? दैट्स इट। हम लोगों ने जो डेफिनीशन देखी थी, जरा ढंग से उस डेफिनीशन को एक बार और देखें। एनी एक्टिविटी फॉर कंसिडरेशन कैरिड आउट बाय whom? बाय अ पर्सन फॉर whom? अरे भैया पहले तो हमें ये डिफाइन करके बताओ पर्सन मीन्स क्या। पर्सन मीन्स क्या? पर्सन का मतलब आदमी नहीं, औरत भी होता है। पर्सन मीन्स क्या, वो हमें डिफाइन करना है एज पर एक्ट। क्यों? जरा डिफाइन कर लेते हैं डेफिनीशन ऑफ पर्सन। और एक बहुत बड़ा एक कंफ्यूजन क्रिएट होगा जब हम इस डेफिनीशन को देंगे तो। हाँ, एक आदमी आएगा, एन इंडिविजुअल, ये पर्सन है। HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ये पर्सन है। पार्टनरशिप फर्म, ये पर्सन है। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म, ये पर्सन है। AOP और BOI एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, whether incorporated or not, doesn't mean at all। ये पर्सन हैं। कंपनी
ये पर्सन होते हैं, चाहे प्राइवेट हो चाहे पब्लिक हो। बोलो, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट। अरे सर अभी तो आपने कहा था 2 मिनट के लिए, कंफ्यूजन तो पहले दूर करो। मैंने कहीं ये नहीं कहा कि गवर्नमेंट जो सर्विसेज देती हैं वो माफ़ होती हैं, मैंने ये कहीं नहीं कहा है। मैंने केवल एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के रिलेशनशिप को डिफाइन करते समय एमपी एमएलएज की बात की थी, वो भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के रेफरेंस में, नॉट मोर देन दैट। क्लियर है? तो यहाँ पर एक नॉर्मल बंदे और गवर्नमेंट बंदे में कोई फ़र्क नहीं है। तो गवर्नमेंट भी सर्विस टैक्स देगी अगर वो सर्विसेज देती है तो, लेकिन गवर्नमेंट की मैक्सिमम सर्विसेज नेगेटिव लिस्ट में शामिल की गई हैं। याद रखना, गवर्नमेंट सर्विसेज देती है एंड दो सर्विसेज आर वेरी मच चार्ज टू टैक्स और अंडर द परव्यू ऑफ योर सर्विस टैक्स, not act, service tax. But on the other hand, the maximum services provided by the government have been transferred in the negative list. चलो, local authority, government, artificial judicial person, सोसाइटीज लास्ट में, दैट्स इट। ये हमारा पर्सन की डेफिनेशन है। अब एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन जो क्रिएट होगा, जरा फिर से डेफिनेशन को एक बार देखो पलट करके। एनी एक्टिविटी फॉर कंसिडरेशन कैरिड आउट बाय अ पर्सन, कैरिड आउट बाय अ पर्सन, यानी यहां सर्विस प्रोवाइडर की बात हो रही है। हाँ या कैरिड आउट बाय अ पर्सन फॉर एनदर पर्सन, तुम लोग की बात हो रही है। तो क्या तुम लोग किस में आओगे? हम समझे नहीं, नहीं स्टूडेंट्स में तो हो। सुन लो पहले, मतलब ये पर्सन की डेफिनेशन केवल सर्विस प्रोवाइडर के ऊपर लगेगी या सर्विस रिसीवर के ऊपर लगेगी? मुझे केवल इतना जानना है कि सर्विस प्रोवाइडर ये होना चाहिए या सर्विस रिसीवर ये होना चाहिए? दोनों। ये कंफ्यूजन तो दिमाग से निकाल दो कि केवल सर्विस प्रोवाइडर के ऊपर पर्सन की डेफिनेशन लिखेगी, क्योंकि लिखा हुआ है प्रोवाइडेड कैरिड आउट बाय अ पर्सन फॉर एनदर पर्सन। तो लिख लें, नोट द अबव डेफिनेशन is very much applicable in the case of service provider as well as service receiver। एक और नोट लिखना है गवर्नमेंट के बारे में। ठीक है, हटा सकता हूं। नोट नंबर 2, जो मैंने अभी डिस्कस कर लिया है तुम लोगों के साथ, सर्विस प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटीज आर liable to service tax. However, most of the services
provided by government or local authorities are covered in negative list. समझ में आई बात? नहीं आई? पक्का? अभी तक जितना पढ़ाया उसमें कोई डाउट हो तो पूछें, नहीं है? उम्मीद करते हैं नेक्स्ट क्लास में ये सारा तैयार रहेगा। धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो पीछे का अगर भूल जाएगा तो पढ़ना बेकार है, फिर रटना ही पड़ेगा आपको। थैंक यू बच्चों।